हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को 66वीं बीपीएससी में आए मैथमेटिक्स और विज्ञान के प्रश्नों के डिटेल सॉल्यूशन के साथ। आप सभी जैसा कि देख पा रहे होंगे, यह प्रश्न संख्या 41 से लेकर और प्रश्न संख्या 50 तक यानी कुल 10 क्वेश्चन जो है 66वीं बीपीएससी के मैथमेटिक्स में आया था। और कुछ क्वेश्चन इसमें आसान है और कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है। बाकी एक दो क्वेश्चन विज्ञान से भी है जो न्यूमेरिकल वाला है, उसको भी हम इसमें चर्चा करेंगे। तो बने रहिए आप इस वीडियो में। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप कृपया लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मैं देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आप सभी जैसा कि देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41 इसमें कह रहा है कि कौन सा प्राकृतिक संख्या जो है वह वर्ग नहीं हो सकता है कभी भी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 26, 56, 9 ऐसे करके 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें जो है जो सही आंसर होगा वह होगा आंसर 2। क्यों सही होगा? क्योंकि इसके अंत में 2 है, और जिसके अंत में 2 हो या फिर 3 हो या फिर 7 हो या 8 हो, 2, 3 और 7, 8 याद रखेंगे। जिसके अंत में 2, 3 और 7, 8 हो वह कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। बाकी के अंत में 9 है, 6 है और 1 है तो यह हो सकता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि होगा ही। तो इसके लिए मैंने इन सभी को बारी बारी से चेक किया है और चेक करना पड़ेगा ही। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चेक किया गया है बारी बारी से। हमने ऑप्शन 26, 569, 30, 976 सेकेंड सी ऑप्शन और डी ऑप्शन को, जिसमें जो है यह तीनों पूर्ण वर्ग आ रहा है, इसलिए इसमें जो है सिर्फ ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 इसमें एक समीकरण दिया हुआ है जो कि बहुत ही आसान है इसको हल करना, लेकिन थोड़ा सा गुना इसमें ज़्यादा करना है, इसलिए आप इसको ऑप्शन के थ्रू अगर चलते हैं तो यह बहुत जल्दी बन जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 5 और 7। तो अगर x का मान 5 रख दिया जाएगा तो 2, 5, 10, ये ऐसी 1000 से सरप्लस कर गया, ज़्यादा हो गया, इसलिए यह ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकता है। बाकी अगर सी ऑप्शन ले लिया जाए -5 और -7, तो अगेन अगर इसमें रख दिया जाए x का मान -5, तो यह भी जो है -1000 के आसपास हो जाएगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा। और ये भी माइनस वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि ये भी इसको बड़ा कर देगा, तो एक बहुत बड़ा माइनस वैल्यू संख्या आ जाएगा जो कभी भी 913 नहीं आ सकता है। तो ये भी जो है गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। चलिए डी ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे 5 दिया हुआ वाई का मान, और अगर इसमें वाई का मान रख दिया जाए 5, 2, 5, 10, ये भी जो है 827 को फुलफिल कभी नहीं कर पाएगा, इसलिए ऑप्शन भी गलत है। तो 3 ऑप्शन यहाँ से हम छाट चुके हैं। बाकी एक ऑप्शन को इसमें रखने पे ये जो है दोनों संतुष्ट करता है, इसलिए यहाँ से यह करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें आप x का मान 3 और y का मान 2 इसमें रखिएगा तो 913 आएगा, और यहाँ पर x का मान रखिएगा 3 और y का मान यहाँ पर रखिएगा 2, तो ये आ जाएगा 827, इसलिए यह ऑप्शन करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 43। तो ये जो है एक फार्मूला पे बेस्ड है, इसको कोई उतना सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको आप यहाँ से देख सकते हैं, मैंने सॉल्व किया है इसको। यहाँ सबसे पहले आप एक फार्मूला देखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको एक्सपेंड करने पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको एक्सपेंड करने पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इन दोनों को घटाया जाए तो ये प्लस प्लस वाला जो है a स्क्वायर और a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और 2ab
और माइनस दो बार ट्वाइस माइनस हो जाएगा, तो ये जो है प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 4ab। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो है 4ab के इक्वल आता है, और ab से अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन में दिया हुआ है, और a का मान और b का मान जो है आपका यहाँ पे a और b का मान दिया हुआ है। a का मान दिया हुआ है 500, a का मान 598 दिया हुआ है, और b का मान 479 दिया हुआ है। तो इसका आंसर जो है इसमें रखने पे 4 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, यह चक्रवृद्धि ब्याज वाला फार्मूला से बन जाएगा, क्योंकि 5% बढ़ रहा है, तो अगला साल जो उसका जो इंटरेस्ट का इंटरेस्ट होता है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे है कि जो बढ़ा हुआ जनसंख्या वो भी जनसंख्या बढ़ाएगी, इसलिए इसमें हम चक्रवृद्धि ब्याज वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन, यहाँ क्वेश्चन नंबर 44, ए बराबर ए यहाँ पे अमाउंट हो गया, यानी कि मिश्रधन हो गया। ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 के पावर में एन, एन जो है संख्या होता वर्ष होता है, 2 वर्ष है तो एन बराबर हो गया 2। पी जो है जो पॉपुलेशन है वो पी हम यहाँ पे कर लिए, ऐसे पी प्रिंसिपल के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे पी हम पॉपुलेशन ले लेंगे। और आर जो है 5% है, इसलिए 5 बटा में 20, इसको कटा 5 बटा 100, इसको कटा दिए 20 बार में, 20 एकम 20, 20 एक 21, 21 बटा 20 का स्क्वायर, जो 441 बटा में 400 हुआ, और डबल जीरो कैंसिल, इसको 4 से काटिएगा 441 आएगा। तो 441 इंटू 441 कीजिएगा, तो आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे जो है 441 इंटू 441 किया हुआ है, जो कि आ रहा है 194481, जो आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 का नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, जो कि एक रीजनिंग दिया हुआ है 4, 18, 48, 100, इसके बाद क्या होगा वो पूछ रहा है। तो इसको हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। तो मैंने सॉल्यूशन किया है। तो 4 जो है 2 स्क्वायर इंटू 1 है, 18 जो है 3 स्क्वायर इंटू 2 है, 48 4 स्क्वायर इंटू 3 है, 100 जो है 5 स्क्वायर इंटू 4 है। तो ठीक उसी प्रकार से नेक्स्ट जो होगा 6 स्क्वायर इंटू 5 होगा, यानी स्क्वायर और उससे एक कम का गुना है। तो 5 के बाद 6 स्क्वायर इंटू 5, तो 6 का 36 बचे 180 आएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 180। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉम्बिनेशन से है NCR वाला। तो इसमें जो है 2NC3 और NC2 और बराबर दिया हुआ है 44:3, तो n का मान बताना है। तो इसको हम लोग देखते हैं इसका डिटेल सॉल्यूशन। ये रहा आपका डिटेल सॉल्यूशन। इससे पहले थोड़ा सा बता देते हैं आप लोग को कि NCR होता क्या है। तो NCR जो होता है वह नंबर ऑफ मेथड फॉर सेलेक्टिंग आर थिंग आउट ऑफ n थिंग। मतलब n वस्तु दिया हुआ है, n वस्तु दिया हुआ है, मान लीजिए n वस्तु दिया हुआ है, इतना n वस्तु बहुत सारा दिया हुआ है, इसमें से हमें r वस्तु जो है मान लीजिए 3 वस्तुओं में 3 वस्तु को सिलेक्ट करना है। अगर 10 वस्तु दिया हुआ है और उसमें 3 को सिलेक्ट करना है, तो 3 कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। एक तरीका ये हुआ, एक तरीका ये हुआ, एक तरीका यह हुआ। तो जितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं उसको हम बोलेंगे कि 10 में से 3 को चुनने का तरीका, यानी NCR हो गया n वस्तु में से r वस्तु को चुनने का कितना तरीका है, उसको बोलेंगे NCR। उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन C। और इसको सोल्व करते हैं हम लोग n फैक्टोरियल n बटा में फैक्टोरियल r बट इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि वह संख्या गुना उससे एक कम, गुना उससे एक कम, ऐसे एक तक चले जाइए। तो इसमें जो है आप इसको अगर ऑप्शंस बनाते हैं तो ज़्यादा सहूलियत होगा, नहीं तो इसे डिटेल सोल्यूशन कीजिएगा थोड़ा सा बड़ा आएगा। तो अगर हम ऑप्शन से कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा।
6 अगर रखें तो 6 दूना 12, 6 इसमें रखें तो 6 दूना 12, 12 से 3 और यहाँ पे 6 से 2 आ जाएगा। तो ये रख रहा, इसको सॉल्व कर लिए हम 12 और नीचे 3 और दोनों को घटाओ 9। ठीक उसी प्रकार से 6 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल और दोनों को घटाओ 4 फैक्टोरियल। तो इसमें जो है 12 को एक्सपेंड करेंगे तो 12 गुना 11 गुना 10 गुना 9, ये आगे भी बढ़ा करके 1 तक लिख सकते थे, लेकिन यहाँ 9 ये भी है, इसको बढ़ा कर लिखेंगे, तो इसलिए हम दोनों को बढ़ाएंगे नहीं बल्कि इसको काट देंगे, सहूलियत होगा। और यहाँ 3 गुना 2 गुना 1 इसका हो गया। अब इसको काटेंगे उठेंगे, काट पीट करके इसको ले आएंगे तो ये देखेंगे कि ये आ रहा है 22 गुना 10, और इधर से ठीक उसी प्रकार से आ रहा है 3 गुना 5, 5 गुना 10 दो बार में काट देंगे, 22 गुना 44 इस टू 3 आ गया, यानी ये हमारा सही फुलफिल कर रहा है, यानी यह ऑप्शन करेक्ट होगा। और अनदर ऑप्शन चेक कर लेते हैं, शायद वो भी सही हो जाए। तो 11 रखने पे हम देख रहे हैं कि 28:1 आया, और 4 रखने पे आया 28:3। तो यहाँ से हमें मिला सिर्फ बी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सब जो है रॉन्ग है। ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन औसत वाला है। m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा। काफी मजेदार क्वेश्चन है, इसको देख सकते हैं यहाँ पे। m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, इसलिए m संख्याओं का अगर हम योग निकालेंगे तो औसत गुना संख्या कर लेते हैं तो m इंटू n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से n संख्याओं का जो औसत है वो m स्क्वायर है, तो n संख्याओं का जो योग होगा वह n इंटू m स्क्वायर होगा, दोनों का गुना, तो n इंटू m स्क्वायर आ गया। इसके बाद आप देख सकते हैं m संख्याओं का योग mn स्क्वायर और n संख्याओं का योग nm स्क्वायर। तो यहाँ से m प्लस n यानी कि दोनों का जोड़ अगर करेंगे तो वह दोनों को यहाँ पे ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो n संख्या और n संख्या दोनों का जोड़ निकल जाए, यानी m प्लस n संख्याओं का योग जो हुआ वो mn स्क्वायर प्लस nm स्क्वायर हुआ। तो अगर दोनों संख्याओं का औसत का बात करें, निकालना हो, तो संख्या का योग बटा में संख्या का नंबर उसका कितना संख्या है उसको भाग कर देते हैं, तो वह हमारा वहाँ से आ जाता है औसत। तो उसके लिए औसत निकालने के लिए योग बटा में संख्या कर लिए, कितना संख्या है, तो इसको सॉल्व करने के लिए इसमें mn कॉमन कर लिए, तो यहाँ से आ गया m प्लस n और m प्लस n खत्म हो गया, बच गया सिर्फ mn। आप देख सकते हैं इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 47। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 48 की तरफ। 48 जो है हमारा 48 जो क्वेश्चन कर रहा है वह वेन डायग्राम से इसको बनाने में सहूलियत होगा। इसको देखिए कैसे हल किया जा रहा है। तो इसके लिए आप क्योंकि 3 खेल है तो 3 ठो गोला बना लेंगे और सबसे बीच में रखेंगे तीनों खेलने वाला, यानी 8 को बीच में रख देंगे। इसके बाद हॉकी एक को लिख दीजिए हॉकी, एक को लिख दीजिए बास्केटबॉल और एक को लिख दीजिए फुटबॉल। तो हॉकी और बास्केटबॉल 14 है, हॉकी और बास्केटबॉल 14 है, 8 ऑलरेडी है तो इसमें 6 भर देंगे। अब फुटबॉल और बास्केटबॉल 12 है, फुटबॉल और बास्केटबॉल 12 है तो ऑलरेडी 8 है तो इसमें 4 भर देंगे। हॉकी और फुटबॉल 15 है तो हॉकी और फुटबॉल जो है 15 है तो 8 है तो यहाँ पे 7 भर देंगे। अब पूछ रहा है यहाँ केवल फुटबॉल के लिए फुटबॉल टोटल है हमारा 29, तो 29 टोटल होगा और हमें केवल फुटबॉल यानी सिर्फ ये पूछ रहा है, तो सिर्फ ये के लिए हम 29 में से 8, 7 और 11
यानी 8 7 15 4 19। तो 29 में से 19 अगर घटाएंगे तो 29 माइनस 19 ये हमारा हो जाएगा 10। तो इस तरह से हमारा जो है 10 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर इसका डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो यहाँ पे है, आप जो है क्लियर व्यू चाहिए इसका, आप यहाँ से देख सकते हैं, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है, सोहन वही काम को 20 दिन में कर रहा है, दोनों 5 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है, शेष काम को सोहन कितने दिन में पूरा करेगा। तो इसको देख लीजिए यहाँ से, देखिए मोहन द्वारा एक दिन में किया गया कार्य जो होगा, चूँकि 25 दिन में काम पूरा कर रहा है तो एक दिन में 1/25, सोहन वैसे ही पूरा काम 20 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 1/20 करेगा। तो एक दिन में दोनों को मिलाकर कितना काम हुआ, 1/25 प्लस 1/20, जो कि जोड़ने पे ये जो है 45/20 गुना 25 गुना 9 हुआ, यानी 9 पचे 45 और 50/25 यानी 9/100 हुआ। यानी दोनों को मिलकर एक दिन में जो हम काम किए वह 9/100 हुआ। इसको आप शॉर्टकट में ऐसे ही बना सकते हैं, एक दिन का काम निकालने के लिए जोड़ बटा में गुना किया जाता है, तो यहाँ से 9/100 ये हो गया। इसके बाद 5 दिन में अगर वही काम निकालना हो, ये एक दिन में दोनों द्वारा काम हुआ, 5 दिन में निकालेंगे तो 5 से गुना कर देंगे, तो 5 20 25 100, तो ये 9/20 हो गया। तो ये 5 दिन में हमारा इतना काम जो है दोनों के द्वारा निपटा दिया गया। इसके बाद 5 दिन के बाद कितना काम बच जा रहा है, तो पूरा काम को 1 मानते हैं, तो 1 माइनस जो है 9/20 करेंगे तो आपको मिलेगा 11/20। अब जब मोहन काम करके भाग जा रहा है उसमें से, तब 5 दिन साथ में काम दोनों किए थे, 11, तब उतना दिन में जो है 9/20 पूरा हो गया और 11/20 काम बच गया। अब जो है बेचारा सोहन को अकेले 11/20 काम करना पड़ेगा, और एक दिन में सोहन 1/20 करता है और 11/20 करना है, तो उसको 11 दिन लगेगा। जाहिर सी बात है, उसको निकालने के लिए आप इसको शेष कार्य में कुल समय से भाग, एक दिन का एफिशिएंसी से भाग दीजिएगा, आपका 11 दिन आ जाएगा। कुल लगा समय बराबर शेष कार्य यानी 11/20, और एक दिन में जितना काम कर रहा है उसको एफिशिएंसी कहते हैं, तो उसका एफिशिएंसी से हम भाग दे दिए, हमारा आ गया 11 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये मैथ का लास्ट क्वेश्चन है, घड़ी वाला है। 12 बजे चलना शुरू करता है और 12:10 पर घड़ी का सुई कितना, 12 बजे चलना शुरू करता है और 5:10 पर कितना सुई घूम जाएगी, ये पूछ रहा है। तो उसके लिए आप यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि घड़ी द्वारा एक घंटा में 30 डिग्री जो है घूमा जाता है। ये पूरा 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, तब जाकर ये 90 डिग्री हुआ, अगेन 30 डिग्री, अगेन 30 डिग्री। तो 5 बजे तक जो है टोटल यह 30 30 60 30 90 30 120 30 150 डिग्री चल गया। अब बाकी जो 10 मिनट है उसमें 5 डिग्री चला। देखिए उसका सोल्यूशन कैसे करते हैं। 5 बजे तक बनाया गया कोण, देखिए पूरा फुल रोटेशन में एक बार पूरा घूमने में 360 डिग्री का कोण बनाया जाता है, मालूम है आपको। तो 360 डिग्री घूमने में वह जो है 12 घंटा का समय लेता है। तो 12 घंटा आप एक एक नियम से भी निकाल सकते हैं। 12 घंटा में 360 डिग्री, तो 5 घंटा में कितना हुआ, तो 5 घंटा में 5 घंटा मत निकालिए, 12 पर 12 घंटा में 360 डिग्री, तो एक पे निकालिए 360/12,
तो आप फिर 5 पे निकाल लीजिए, तो 5 पे निकालिएगा तो 5 से गुना कर लीजिए, तो 12 या 60, 30, 30, 5, 150। तो यानी 5 बजे तक आपका जो है कुल 150 डिग्री सुई घूम चुका है। इसके बाद 5 मिनट के लिए निकालना है, तो 5 मिनट द्वारा बनाया गया जो कोण होगा वो कितना हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 घंटा चलने में 30 डिग्री का ये बना रहा है। तो 1 घंटा यानी 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 10 मिनट में निकाल लेंगे। साठ मिनट में 30 डिग्री, 1 घंटा या देखिए यहाँ 1 घंटा या 60 मिनट में 30 डिग्री कौन बनाते हैं। तो 10 मिनट में निकालने के लिए 30/60 गुना 10 कर लेंगे। एक नियम से ये हमारा 5 डिग्री का कुल कोण आ गया, जो कि 10 मिनट में बनाया गया है। तो कुल कोण 5:10 में हो जाएगा 150 + 5 यानी कि 155। तो हमारा यहाँ से जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 155, यानी कि ऑप्शन सी सही है। इसके बाद एक क्वेश्चन और मैंने लिया है साइंस से, जो कि न्यूमेरिकल वाला है, तो इसको भी देख लिया जाए। इसमें कह रहा है कि 2 समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध जो है इतना दिया, यानी कि 2 समानांतर क्रम में जुड़ा गया है। समानांतर क्रम आप लोग देखे होंगे 10th क्लास में, इस तरह से उसका डायग्राम होता है। तो इसमें R1 और R2 मानते हैं इसको, और इसका समतुल्य प्रतिरोध को R मानते हैं। तो R का जो फार्मूला होता है वो होता है R 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2। तो इसमें R1 दिया हुआ है 2 ओम 2 किलो ओम, और R2 को निकालना है। और इसमें जो है ये दिया हुआ है हमारा कुल प्रतिरोध, यानी कि समतुल्य प्रतिरोध। तो इसको देखिए फार्मूला से हम लोग चलेंगे, और यहाँ पे मैंने सोल्यूशन किया, आप देख लीजिए। वन बटा आर बराबर 1/R1 + 1/R2। तो 1/R2 बराबर 1/R - 1/R1 हो गया। तो इसमें से आप 1/R, आर का वैल्यू ये रख लिए, R1 का वैल्यू ये रख लिए, और इसके बाद फिर इसका भाग बनाया, फिर यह हमारा आया 0.597 / 2 × 1.403। तो ये आप यहाँ से 1/R1 इक्वल टू ये हुआ, ये 1/R1 बराबर इतना आया। तो R1 1/R2 बराबर आया, तो R2 बराबर हम निकालेंगे तो ये ऊपर ये नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 2 गुना इतना, और ये नीचे। तो पहले आप या तो गुना कर सकते हैं इसमें, या फिर पहले भाग कर लीजिए, इसके बाद गुना कर लीजिए। तो मैंने पहले गुना कर लिया है, तो इतना आया, और ये तो यहाँ चूँकि दशमलव का 3 अंक यहाँ भी है, दशमलव का 3 अंक यहाँ भी है, तो दशमलव आसानी से आप हटा सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। तो इसलिए ये हो गया 2806/597। अगर आप इसको भाग दीजिएगा, देखिए मैंने यहाँ भाग दिया है, भाग दीजिएगा तो 4.7001 आएगा, जो कि लगभग 4.7 के बराबर है। तो आप ऑप्शन डी को करेक्ट कर सकते हैं, जो कि इतना दिया हुआ था। दोस्तों एक क्वेश्चन और मुझे याद आ रहा है, प्लूटोनियम का न्यूट्रॉन निकालना था। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ अंत में, कि उसमें जो है कोई भी अगर संख्या कोई भी अगर अणु या कोई परमाणु दिया हुआ है, तो मान लीजिए कोई परमाणु दिया हुआ है आपको x, तो उसमें 2 संख्या लिखा हुआ रहता है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो मान लीजिए कि यहाँ a लिखा हुआ है, यहाँ पे b लिखा हुआ है, या कभी कभी b a यहाँ लिखा हुआ रहता है, b यहाँ लिखा हुआ रहता है। तो उससे कोई इशू नहीं है, ये यहाँ रहे या यहाँ रहे कोई मतलब नहीं है, b यहाँ रहे या यहाँ रहे कोई मतलब नहीं है। मतलब आपको देखना है कि ऊपर क्या दिया हुआ है, वो चाहे यहाँ दिया रहे चाहे यहाँ दिया रहे कोई मतलब नहीं है, यहाँ दिया रहे यहाँ दिया रहे कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर ऊपर दिया हुआ है और एक नीचे दिया, बस ये आपको ध्यान देना है। चाहे ये यहाँ रहे तो पर भी उसका मतलब वही रहेगा, यहाँ रहे तो भी उसका मतलब वही रहेगा। तो अगर यहाँ दिया हुआ रहे तो इसका नाम है परमाणु भार। परमाणु भार
एटॉमिक वेट, और अगर यहाँ रहे जो भी संख्या उसको हम बोलते हैं परमाणु संख्या। ये हमारा हो गया परमाणु संख्या, और ये हो गया परमाणु भार। यह परमाणु भार है, यह परमाणु संख्या है। तो अगर ये चीज़ यहाँ भी रहे तब पर भी भार ही रहेगा, ये चीज़ यहाँ भी रहे तब पर भी संख्या ही रहेगा। यानी आपको याद रखना है कि ऊपर भार और नीचे संख्या। अब समझते हैं कि भार और संख्या होता क्या है। तो जो भार बनता है एटम का, वह प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भार बिल्कुल नगण्य होता है, इसलिए उसको नहीं चलता, इलेक्ट्रॉन एकदम हल्का होता है। इसलिए भार जो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। और जो संख्या होता है वो सिर्फ प्रोटॉन होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। जितना प्रोटॉन रहेगा उतना ही हम उसको परमाणु संख्या बोलेंगे। और यह इलेक्ट्रॉन के ही बराबर होता है, तो अभी इससे हमको कोई मतलब नहीं है। संख्या जो होता है परमाणु संख्या, वह नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो उससे हमको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है। हम जान रहे हैं परमाणु संख्या जो है प्रोटॉन होता है, और भार जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलाकर होता है। तो यहाँ से हमें सिर्फ न्यूट्रॉन पूछा गया था, तो P प्लस एन में से अगर P को घटा दिया जाए तो हमारा n बच जाएगा, तो सिर्फ n बच जाएगा। ये हमारा जो है, तो आपका जो ऊपर दिया हुआ था A, नीचे जो B दिया हुआ था, तो आप A माइनस B कर लीजिएगा, आपका जो है आंसर वहाँ पे आ जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ। और अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा, तो ज़रूर आप इसे लाइक कर दीजिएगा और मेरा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।